नमस्कार, स्वागत है आपका। एमपीसीजी के गांव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए एमपीसीजी के गांव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो ग्वालियर से है। ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि चंबल क्षेत्र में 19 नई फैक्ट्रियां आएंगी, जिससे चंबल क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि उद्योग और रोजगार के जरिए प्रदेश को सुदृढ़ बनाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है और बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा कि चंबल का जो क्षेत्र है वहां पर नई फैक्ट्री आएंगी। 19 नई फैक्ट्रियों को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की और कहा कि इससे चंबल क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ सीएम ने ये भी कहा कि उद्योग और रोजगार के जरिए प्रदेश को अब सुदृढ़ बनाएंगे। पर आज लगभग 18 अलग अलग फैक्ट्रियों का भूमि पूजन हमने किया है, जिसमें 11 फैक्ट्रियां हमारी मुरैना में है, 7 ग्वालियर में और 1 भिंड में। कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में प्रदेश के अंदर उद्योग और रोजगार के माध्यम से प्रदेश को सशक्त बनाना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना और खासकर चंबल अंचल में ये इंडस्ट्रियों की सौगात से पूरा क्षेत्र का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से ग्वालियर वासियों को बधाई। खासकर हम सब आने वाले समय में और ये नए नए प्रकार की उद्योगों की भूमि पूजन की सिलसिले जारी रखेंगे और बहुत जल्दी ये उद्योगों का लोकार्पण भी होगा। वन विभाग की टीम पर हमले के सवाल पर कृषि मंत्री अंदल सिंह कंसाना ने कहा कि मुरैना में रेत माफिया नहीं है, वो पेट माफिया है। पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। तो कृषि मंत्री अंदल सिंह कंसाना ने कहा, क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया और उनके इसी बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार किया है। उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार के सामने पूरे प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। चाहे नर्मदा में हो, चाहे चंबल में हो, चाहे केन बेदवा में हो, सब दूर नदियों में खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। खुलेआम पनडुब्बियां चल रही है। आप समझ सकते हो सरकार के अधिकारी चाहे कलेक्टर लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्या सरकार का दबाव है? किस मंत्री का, किस मुख्यमंत्री जी का दबाव है? स्पष्ट करे। सरकार खुद अपने सामने रह के रेत माफिया को बढ़ा रही है। सिमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा और उनके बेटे पर दर्ज मामले पर अब कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति बनाए रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में है, वो उनके नियंत्रण में नहीं है। हर एक सरकार का सबसे प्रमुख दायित्व होता है कि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहे जो एक शांति का टापू रहे, जहां प्रेम सद्भाव रहे और जो हिंसक घटना लगातार हो रही है और जो गलत प्रकरण दर्ज हो रहे हैं कुछ लोगों पे, वो ना हो, ये हमारा आग्रह रहेगा। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। राज्यसभा में सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के आधार पर सुमेर सिंह सोलंकी ने राज्यसभा में कठोर नियम बनाने की मांग की है। माननीय उपसभापति महोदय, 2019 में मोटर वाहन अधिनियम को कठोर बनाने के बावजूद भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। यह हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। माननीय उपसभापति महोदय, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2022 के मध्य देश में कुल 36,02,913 सड़क दुर्घटनाएं हुई और इसमें 12,01,538 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ परिवार तबाह हो जाते हैं और अंग भंग से भी लाखों भाइयों और बहनों की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 4,29,407 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्टेट हाईवे पर होने वाली दुर्घटना में 3,13,917 लोगों ने अपनी जान गंवाई और अन्य लिंक रोड और छोटी सड़कों पर
दुर्घटनाओं में 4,58,214 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। माननीय उपसभापति महोदय, इन सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए देश में इनको रोकने के लिए चिंता करने की आवश्यकता है। इस बीच बुरहानपुर से बड़ी खबर, जो एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं का ये पूरा मामला। अब बुरहानपुर एसडीएम ने मंडी का निरीक्षण अब किया है। एसडीएम ने कर्मचारियों को फटकार भी लगाई और साथ ही साथ व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अव्यवस्थाओं को लेकर एनडीटीवी ने तस्वीरें पहुंचाई थी, खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था और उसके बाद इसका असर भी देखने को मिला है कि प्रशासन अब एक्शन में आया है। खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर बुरहानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था कि किस तरीके से कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और इस मामले को दिखाए जाने के बाद बुरहानपुर एसडीएम खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर मंडी का निरीक्षण भी किया। इस दौरान अव्यवस्थाएं पाए जाने पर एसडीएम ने कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई और साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश भी दिए, साफ साफ कहा कि व्यवस्थाएं यहां पर दुरुस्त होनी चाहिए। तो व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। और आपको एक बार फिर से बताते चले कि अव्यवस्थाओं को लेकर हमने तस्वीरें पहुंचाई थी, खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था। उसके बाद प्रशासन यहां पर हरकत में आया और खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला है। इधर बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही जवान मुस्तैदी से नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को बीजापुर में मुठभेड़ में 26 तो कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। तो बड़ी कल ये खबर रही थी दिन भर की, 2 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई थी, बड़ी सफलता मिली थी इसमें। और आपको एक बार फिर से बताते चले कि इस मुठभेड़ का नया वीडियो सामने आया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान गोलियों की आवाज इस वीडियो में आपको सुनाई दे रही होगी। साथ ही साथ जवानों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्तैदी से वो नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, कांकेर में जो मुठभेड़ हुई थी उसका ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुवार को हालांकि हमने देखा था कि 2 अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई थी, जहां एक मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को ढेर किया गया था, तो वहीं दूसरी मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया था। बढ़ते आगे कांकेर से खबर, जहां नक्सलियों के खात्मे के बाद जवानों में उत्साह दिखाई दिया। ऑपरेशन खत्म करने के बाद जवानों ने जमकर भारत माता के जयकारे लगाए। इस दौरान जवानों के साथ आईपीएस संदीप पटेल भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और बयान देते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। बढ़ते आगे, जबलपुर में बिजली अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिजली वसूली करने पहुंचे इंजीनियर की लोगों ने पिटाई कर दी। अभद्रता और मारपीट का वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि टीम बिजली बिल का बकाया वसूलने गई थी। उसी दौरान लोगों ने कॉलर पकड़कर अधिकारी के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, लोगों ने गेट बंद करके ताला लगाने की भी कोशिश की। उधर इसके बाद भी सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इन दिनों वसूली पे लगा है। 31 मार्च आने वाला है। बहुत से वो लोग जो साल भर पैसे नहीं देते हैं या विद्युत चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों जबलपुर में भी एक घर बिजली काटने के लिए जब टीम गई तो उसके साथ मारपीट की गई, उसे बंधक बना लिया गया।
हमारे साथ संजय अरोड़ा जी हैं। संजय जी, ये बताइए कि क्या मामला हुआ और आपने क्या एक्शन लिया? भाई साहब, कल हमारी टीम जैसे मार्च एंड में हम लोग को रेवेन्यू रिकवरी स्पेशल फोकस रहता है, तो कल हमारी टीम विजयनगर डिवीज़न के कुछ एरियाज़ में गई थी, और वो जहाँ ये घटना हुई है ये ओरिया मोहल्ला कहलाता है। तो ओरिया मोहल्ला में इसके पहले भी कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो कल हम लोग स्पेशली फीमेल्स को भी लेके गए थे जो ऑफिस के स्टाफ थे, और ऑफिसर्स भी थे ऑफिस के। तो जो अब हमारी टीम यहाँ पर एई मिस्टर चौकसे के नेतृत्व में डिस्कनेक्शन ड्राइव चला रही थी, तो एक रजक फैमिली है, रजक फैमिली जो कि ओरिया मोहल्ला में रहती है, और उनके घर पे 2 मीटर है, इसके साथ साथ एक उनकी चक्की भी है। तो जब उनके यहाँ पर पहुँचे तो जो रजक फैमिली के दिलीप रजक करके 8,132 रुपये का उनके ऊपर बकाया राशि थी। तो 8,132 रुपये की राशि बकाया थी। दूसरा विनोद रजक दिन के ऊपर 10,906। तो उस घर में 2 मीटर जो कि लगे थे, जिसमें कि एक करीब 20,000 रुपये की बकाया राशि थी, उस पर हम लोग की टीम ने लाइन काटने के लिए जब चालू करा तो देखा कि जब आदमी ऊपर चढ़ा तो वहाँ एक वॉल के ऊपर सर्विस लाइन ऑलरेडी कटी हुई थी, मतलब पोल से काटने के लिए गया तो जो सर्विस लाइन जिसके थ्रू मीटर में लाइट जाती है उसमें एक टैपिंग थी, और जो उनकी चक्की भी है उसी प्रेमिसेस में, वहाँ चोरी टैप होकर चल रही थी। तो उनको बताया गया कि ये आपके यहाँ एरियर्स तो है ही है, साथ में आपकी जो चक्की चल रही है ये भी चोरी की से चल रही है। तो एकदम भड़क उठे, और फिर बहुत बुरे तरीके से मिसबिहेव करा वहाँ पर। और कुछ वीडियोज़ हैं, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो उसमें वहाँ हमारे स्टाफ को बेसिकली बंधक बनाने, गाली गलौज करते हुए उन्होंने अपने मेन गेट पे ताला डाला, और उनके जो इरादे बड़े ही खतरनाक इरादे समझ में आ रहे थे। बढ़ते आगे, सूरजपुर में प्राचार्य के खिलाफ सड़कों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए प्रभारी प्राचार्य को पद से हटाने की मांग की। बता दें कि गुरुवार को प्राचार्य का छात्र से रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया था। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्राचार्य ने एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर की एवज में 500 रुपए लिए थे। इधर विदिशा में करंट लगने से 4 महीने पहले हुई 7 लोगों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बताते चले कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यहां पर 7 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के 4 महीने बीत जाने के बावजूद मृतकों के परिजनों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र में 7 लोगों की, जो मजदूर किसान की करंट लगने से मौत हो गई है। तो सरकार की विशेष योजनाएं हैं, बिजली विभाग के विशेष कानून हैं कि ऐसे पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए दिए जाएं। जो मजदूर हैं संबल योजना से उनको 4 लाख रुपए दिए जाएं। 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक पीड़ित परिवार को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि सरकार विशेष शिविर लगाए इन्होंने कि आपकी सरकार आपके द्वार, शायद इन पीड़ितों के द्वार उनको नहीं मिल पाए। लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए, पंचायतों में इन्हों के बिल फाड़े 1-1 लाख रुपए के टेंट के खर्चे के। तो ये सब एक तरीके से एक प्रयोजित ढंग से भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ाते, इस तरीके के इनके कैंपेन होते हैं, और पीड़ित परिवार, जो मृतक परिवार, जो गरीब परिवार है, वो न्याय से वंचित हो जाता है, और ये हवाई में लोग शिविर लगा देते। इधर इंदौर के कपड़ा मार्केट में आग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, और यहां दुकान में काम करने वाले ही एक युवक ने इस दुकान में आग लगाई थी। बता दें कि आरोपी देवा को कुछ दिन पहले दुकान मालिक ने दुकान से निकाल दिया था, और आरोपी ने दुकान मालिक से पैसे मांगे थे, जिसको लेकर दुकान मालिक ने इनकार कर दिया था। बस इसी बात से नाराज होकर उसने दुकान में आग लगा दी। आग लगने से मार्केट की कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। सराफा थाना क्षेत्रांतर्गत कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कि कपड़े की दुकान है, नदिया बकल क्षेत्र में संघ श्री मार्केट, वहाँ पे आगजनी की घटना देर रात में हुई थी। उसमें मौके पर जो हमारे रात्रि में पुलिस अधिकारी थे ड्यूटी में, उन्होंने मौके पर जाकर काफी फायर ब्रिगेड और उनको बुलाकर तत्परता से कार्रवाई कर आग बुझाने में काफी मदद की है। जब इसमें बाकी चीजों को हमने संज्ञान में लिया और जांच आगे बढ़ाई, तो उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर एक आरोपी को चिन्हित किया है।
गुना जिले के राघोगढ़ में साइबर ठगी ने एक छात्र को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। इंजीनियरिंग छात्र वैभव वर्मा ने जेपी विश्वविद्यालय के हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्र उसके साथ हुई साइबर ठगी के चलते डिप्रेशन में था। छात्र के लैपटॉप से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने 30,000 की साइबर ठगी के चलते डिप्रेशन में होने की बात लिखी है। छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना राघोगढ़ क्षेत्र में जेपी यूनिवर्सिटी में कानपुर का वैभव वर्मा नाम का लड़का सेकंड ईयर का छात्र हॉस्टल में रह रहा था। वो 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया है। ये जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसका प्राथमिक कार्रवाई करी। पीएमए तो उसको भिजवा दिया है। उनके मम्मी पापा को बुलवा लिया है। एक नोट भी उसने सुसाइड नोट लिख के छोड़ के गया है। उनके तथ्यों का विश्लेषण किया गया तो अभी कोई आरोप प्रत्यारोप उस पर नहीं कुछ लगाया है, ऐसी जानकारी मिली है। अभी प्रथम दृष्टया प्रकरण मर्ग कायम करके एक सुसाइड नोट छोड़ गया, उसमें कुछ लेन देन का ट्रांसलेशन का है, क्या है? आज जो दिए गए तथ्यों की उसकी जांच कराई जाएगी। इधर बालोद के हर्रा छेमा गांव में हुई भालू की मौत के मामले में अब अधिकारियों की नींद खुल गई है। मामले में जांच टीम का गठन करने के साथ 3 वन रक्षकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। बता दें कि कल्ले बहारा तांदुला में बांध के अंदर भालू का शव मिला था। वन अधिकारियों ने भालू के शव को बिना पोस्टमार्टम के ही दफन कर दिया था। ये बोरिद गांव के पास में जो है हमारा तेंदुला डैम के किनारे जो है एक भालू की जाल में फंसने से मौत होने की सूचना जो है प्राप्त हुई है। इसके संबंध में जो है मैंने स्टाफ की जो है एक टीम बना करके जो है मौका स्थल को रवाना किए हैं और वो जांच करके पूरे प्रकरण बता पाएंगे। उसके बाद ही जो है यदि किसी भी इसकी संलिप्तता पाई जाती है या दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इस वक्त खड़े हैं बालोद जिले के घोटिया क्षेत्र के कुल्लू बहरा जो इस जगह का नाम है, जो कि बालोद जो तांदुला डैम है, तांदुला डैम का डुबान इलाका है। और इस डैम पे करीब आज से करीब 20 दिन पहले डैम के भीतर एक भालू के शव मिलने की बात आई थी और इस शव को वन विभाग द्वारा बिना किसी आधिकारिक कार्यवाही के, बिना किसी पोस्टमार्टम के, बिना किसी उचित कार्यवाही के जिस जगह खड़े हैं वहाँ पे दफन करने का मामला आया था। क्योंकि चूंकि मामला गंभीर था इसलिए हम मौके पर पहुंचे मामले की तफ्तीश करने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो जगह है ये तांदुला डैम का वो हिस्सा है, पिछला हिस्सा है। तांदुला डैम का डुमान इलाका कहा जाता है और इस डैम के भीतर ही उस भालू का शव मिला था। शव मिलने के बाद जो यहाँ पे जो ग्रामीण है, ग्रामीणों की जानकारी के बाद वन विभाग को जानकारी दी गई थी और जिसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची। शव को बरामद करने के बाद हम इस जगह पे पहुंचे हैं। उस जगह पे ये जो जगह है, इस जगह पे भालू को दफन किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इस जगह पे हम पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो बाल नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ बाल के टुकड़े हैं जो यहाँ पे हमने ग्रामीणों से भी यहाँ पे पता करने की कोशिश की। यहाँ पे तो उनके द्वारा भी बताया गया कि ये भालू का ही बाल है। और ये जो पूरी घटनाक्रम किस तरह से हुआ, यहाँ पे कुछ ग्रामीण है उनसे भी समझेंगे यहाँ पे जो मामला क्या था। भैया यहाँ पे भालू दफन करने की बात सामने आ रही थी, क्या मामला था, कैसे दफन हुआ, कैसे मौत हुई थी भालू की? उतनी तो डिटेल जानकारी मेरे को भी नहीं है, पर ग्रामीणों से भी मेरे को भी पता चला कि यहाँ पर भालू का डेथ हो गया था। उसको वन विभाग के द्वारा यहीं पर ला के गाड़ा गया ऐसे करके, और उसका किसी प्रकार का कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं किया गया ऐसे करके मेरे को जानकारी मिला गांव वालों से। और बाकी उतना ज़्यादा जानकारी तो मेरे को भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों से बात की गई तो उनके द्वारा यही बताया गया है कि भालू का शव मिला तो शव मिलने के बाद उनकी एक प्रक्रिया होती है, पोस्टमार्टम किया जाता है, तफ्तीश किया जाता है और पूरी मामले की जांच करने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन जिस जगह यहाँ पे भालू को दफन किया गया, पूरा मामला संदेह के घेरे में है। आखिर पूरे मामले को लेकर के वन विभाग से भी हमने चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मामला साफ नहीं हुआ। वन विभाग की जो टीम है, वहाँ अधिकारी है, बहुत ज़्यादा कुछ कहने से अभी बचते नजर आ रहे हैं और पूरे मामले में देखना होगा आगे जो वन विभाग क्या रुख अख्तियार करती है। संतोष साहू, एनडीटीवी, बालोद। बेमेतरा के पीजी कॉलेज में विकसित भारत युवा संसद का
आयोजन किया गया। आयोजन में बेमेतरा और कवर्धा के 150 छात्रों ने एक देश एक चुनाव पर अपने विचार रखे। इन 150 छात्रों में से 10 का चयन राज्य स्तर पर होगा और उसके बाद हर एक राज्य से चयनित 3-3 छात्र दिल्ली में संसद भवन में अपने विचार को पेश करेंगे। केंद्र सरकार की सोच है कि युवाओं को अब राजनीति में भी आनी चाहिए। अगर राजनीति में वो आगे आएंगे तो देश का भविष्य युवाओं के हाथ में जाएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अब युवाओं की है। इसी बात की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए एक नई परिकल्पना की शुरुआत की गई। और देखिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करेंगे हम लोग। लेकिन है क्या विकसित भारत के लिए युवा संसद, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को लेकर लगातार जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। यानी इसी बात को लेकर ये संसद का दौर यानी युवा संसद बनाया गया है, जिसकी कई राउंड हुए थे। उस राउंड के बाद ये चुन के कुछ लोग यहाँ बेमेतरा जो नोडल है वहां आए हुए। चलिए सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, इसके बाद फिर यहाँ के आयोजक जो है उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष सिंह ठाकुर है। मैं कहूँगा पीजी कॉलेज से। युवा संसद एक ऐसा संसद है जिसमें हम युवाओं को एक प्रेरणा दिया जाता है और आगे भविष्य के लिए हमको तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है। क्या इस पे क्या देखते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात मोदी जी करते हैं, इस पे क्या लगता है आपको? सर 1 इलेक्शन 1 नेशन एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, बहुत ही बेहतरीन सोच है, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशनल डेवलपमेंट और साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे कार्यों में विकास कर पाएंगे। और सून 2047 से पहले ही हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में निखर के सामने आ पाएंगे। विकसित राष्ट्र के रूप में आ पाएंगे, लेकिन विकसित राष्ट्र बनने के लिए बहुत चीजों को युवाओं को आगे आना पड़ता है, तो कैसे आएंगे? जी सर, वो तो युवा नशे की दौड़ रहे हैं, घूम रहे, दौड़ जा रहे हैं। देखिए सर, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, कुछ भी बिगड़ जाता है, कुछ व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसको सुधार करना पड़ता है। विकसित भारत जो है उसके लिए एक छोटे छोटे प्रोसेस करने पड़ेंगे, युवाओं को भी आना पड़ेगा। इस देश में राजनीति में युवा इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, हर जगह गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं चाहता ये भी हूँ कि सदन में, विधानसभाओं में भी युवाओं की भागीदारी रहे। युवाओं की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, इस बात को 1 नेशन 1 विकसित भारत, क्या परिकल्पना पूरी लगता है आप लोग युवाओं के माध्यम से? मुझे लगता है कि अब विकसित भारत का अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है युवाओं की होती है। और ये जो विकसित भारत का जो युवा संसद सरकार की काबिले तारीफ कदम है, जिसको हम सभी युवा जो है अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने युवाओं को मंच दिया और मुझे लगता है जल्द से जल्द युवा संसद में भी पहुंचने वाले हैं। युवा संसद में पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ आयोजक थे मैडम, प्रिंसिपल मैडम, उनसे पहले बात करेंगे। पहले सर, जो आप बात कर रहे थे, आखिर क्या है टोटल, क्या कॉन्सेप्ट था और कितना क्या था, कम शब्दों में बताएं जल्दी। जी बिल्कुल, 18 साल से जो 25 साल के जो युवा हैं उन लोगों को एक 3 स्तर पे हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपने भविष्य को अच्छा बना सके। 3 स्तर में सबसे पहला स्तर जो था वो ऑनलाइन मोड में था, जिसको 1 मिनट का वीडियो बनाना था बच्चों को विकसित भारत के ऊपर। और वहां से हमने 328 लोगों को स्क्रीनिंग करके 150 लोगों का चयन करके अभी जिला नोडल स्तर बेमेतरा और कबीरधाम जिले के जो बच्चे हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कबीरधाम के बच्चे आए हुए हैं और सपना यही है कि हमारे इस बेमेतरा नोडल क्षेत्र से जो है बच्चे सेलेक्ट होकर के राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर संसद में जाकर के अपनी बातों को रख सके। यही सपने के साथ में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। बिल्कुल, युवा संसद, नई जो युवा आ रहे हैं मैम, युवाओं की जो अच्छी चीजें, थीम है, जो अच्छी चीजें लाए, क्या लगता है इस चीजों को आज देखते हैं आगे कैसी प्रक्रिया युवाओं में रहेगी? देखिए, चुनौती तो है, लेकिन इन चुनौतियों का हमें सामना करना है। जीवन के हर पहलू में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और नेगेटिव चीज़ें भी हैं। जैसे आपने अभी नशे की बात कही, मैं उम्मीद करूंगी और चाहूंगी कि नशे से बच्चे हटकर देश के विकास में शामिल हो। हर छोटे से छोटे व्यक्ति की, हर एक सफाई कर्मचारी से लेकर एक अधिकारी तक की भूमिका देश के विकास में है। और जहाँ तक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, निश्चित रूप से एक बहुत प्रभावशाली सोच है, जिससे देश की ऊर्जा, मानव ऊर्जा, पैसे सबकी बचत होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। और चाहती भी हूँ कि देश इस दिशा में, हमारे युवा इस दिशा में कार्य करें। हर चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी तैयार है। बिल्कुल, देख सकते हैं कि विकसित भारत के युवा संसद को लेकर जिस परिकल्पना की सोच माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इंदौर जिले में गर्मियों से पहले बड़ा फैसला लेते हुए नए बोरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 20 मार्च से 5 जून 2025 तक लागू रहेगा। ये कदम गिरते भूजल स्तर को देखते हुए लिया गया। इंदौर कलेक्टर ने जल संरक्षण के लहजे से बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के मुताबिक अगर कोई शख्स बोरिंग करने की कोशिश करते पकड़ा गया
तो बोरिंग मशीनों को जब्त करने के साथ FIR की जाएगी। इधर बिलासपुर में लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फरहत सिंह नाम की महिला ने फाइनेंस कंपनी से लोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान दिलाने का वादा किया और पीड़िता लता यादव से 22,300 रुपए ले लिए, लेकिन पैसे नहीं दिलवाए। ऐसे ही कई और लोगों से आरोपी महिला ने अब तक 1.5 लाख वसूल लिए, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया।